आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, आज हम वर्तनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्णमाला के बाद में उसको लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है साथियों का, दोस्तों का। वर्णमाला की जो वीडियो जड़ से बताई गई, उसके मूल में जाकर के समझाया गया, उससे साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, बहनों को बहुत ही लाभ हुआ है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो के लेकर आए हैं वर्तनी। क्योंकि वर्णमाला के बाद में वर्तनी यानी स्पेलिंग क्या है, इसमें बहुत ही अशुद्धियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उन पर विचार करेंगे। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में जो वर्णमाला की जो वीडियो थी, उसमें आपको बताया था, उसका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि पीछे बताया क्या। जिन साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पूरा एक बार क्लू मिल जाएगा कि आखिर पहले पढ़ा क्या दिया। हमने पहले आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है, और वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण से बड़ा कुछ होता है, तो हमने बताया था कि वर्ण से बड़ा अक्षर होता है, अक्षर से बड़ा पद होता है, पद से बड़ा पदबंध होता है, पदबंध से बड़ा उपवाक्य होता है, और उपवाक्य से बड़ा वाक्य होता है। जो आपके साधारण वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, वो सबसे बाद में आते हैं। साथ ही सबसे पहले ही वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य पढ़ने लगते हैं, जिससे कि उनकी गलतियां होनी प्रारंभ होती है। फिर मैंने आपको बताया वर्णमाला क्या है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई ध्वनि होती है, परंतु वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में स्वर क्या होता है, और स्वर के आधार पर मैंने बताया कि स्वर कई प्रकार के होते हैं। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर बताया था आपको, जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर मैंने आपको बताया था जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर बताया था, मध्य स्वर बताया था, पश्च स्वर बताया था। फिर मैंने मुख द्वार के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था विवर्त स्वर होता है, अर्ध विवर्त स्वर होता है, अर्ध संवर्त स्वर होता है, संवर्त स्वर होता है। मैंने फिर आपको बताया था जो ओठ होते हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर क्या होता है। व्रतमुखी स्वर बताया था, व्रतमुखी स्वर बताया था। मैंने उसमें यह भी बताया था कि जिन स्वरों को के उच्चारण में ओठ व्रत का आकार नहीं लेते हैं, वो अव्रतमुखी होते हैं, और जो व्रत का आकार ले लेते हैं, वो व्रतमुखी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हवा जो नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा का मुंह और नाक के निकलने के आधार पर स्वर कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था निर्नुनासिक स्वर होता है, ऑब्लिक मौखिक स्वर होता है। फिर मैंने अनुनासिक स्वर बताया था। उसके बाद में मैंने व्यंजन बताए थे, व्यंजन की परिभाषा बताई थी। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था, जिसमें स्पर्श व्यंजन बताया था। फिर मैंने आपको अघोष बताया था। फिर मैंने सघोष बताया था। फिर मैंने अल्प प्राण बताया था। फिर आपको महाप्राण बताया था। फिर मैंने अंत्यस्थ व्यंजन बताए थे। फिर मैंने ऊष्म और संघर्षी व्यंजन बताए थे। फिर मैंने उतीक्षित व्यंजन बताए थे। फिर मैंने आपको अयोगवा बताए थे। आइए इसी क्रम में अब आगे चलते हैं, आगे का इस गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी कंपटीशन में कोई भी वर्तनी आ जाए, कोई भी स्पेलिंग आ जाए, तो आपसे किसी भी हालत में छूट ना पाए। आइए प्रारंभ करते हैं कि वर्तनी है क्या। ये आपकी वर्तनी है, और वर्तनी होती क्या है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, मैंने इधर लिखा है वर्तनी की परिभाषा लिखी है ये। अब इसको अच्छे ढंग से समझना है कि किसे कहते हैं। अगर आप जड़ से समझ गए, तो जो आगे आने वाली दिक्कतें हैं, उनका पूरी तरीके से निदान हो जाएगा, पूरी तरीके से एक निस्तारण हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। वर्तनी वर्णमाला का वह सार्थक शब्द है, वर्तनी वर्णमाला का वह सार्थक शब्द है जो जिस रूप में लिखा जाता है, मतलब किसी भी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला के जिस रूप में लिखा जाएगा, उसे वर्तनी कहेंगे। यानी सार्थक शब्द होगा,
सार्थक शब्द होगा और वह वर्णमाला का होगा, वर्णमाला का होगा, और उसे उसी रूप में लिखा जाएगा जिस भाषा में वर्णमाला होगा। उसी भाषा में लिखा जाएगा, भाषा में लिखा जाएगा जिस भाषा में वर्णमाला लिखी होगी। ये आप महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। ये वर्तनी की परिभाषा है, यानी जो सार्थक शब्द होंगे उसे उसी भाषा में लिखेंगे जिस भाषा में वर्णमाला लिखी होगी। यही आपकी वर्तनी है। आइए आगे देखते हैं। अब आता है कि वर्तनी की अशुद्धियों के कारण, यानी वर्तनी में जो अशुद्धि होती है उसके कारण क्या हैं, क्यों होती है। कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी। कोई जब घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारण होता है, उसके आगे कारण होता है, कोई ना कोई कारण होते हैं। तो देखिए, उसका पहला कारण है उच्चारण की अशुद्धता। अब उच्चारण की अशुद्धता क्या है, यानी किस कारण से अशुद्धता होती है। जैसे हम लिखते अध्ययन है, मतलब बोलते लिखते अध्ययन है, जबकि ये गलत है। जो सही होता है आपका, वो आपका अध्ययन होता है। साथियों, ये ध्यान रखना, ये उच्चारण के गलत, ये हम कभी कभी ऊषा लिखते हैं जबकि गलत होता है। शुद्ध जो होता है वो ऊषा होता है। और भी होते हैं, जैसे हम आधीन लिखते हैं, बोल भी आधीन देते हैं जबकि वो अधीन होता है। ये उच्चारण की वजह से होता है। कभी कभी हम व्यवसायिक लिखते हैं, व्यवसायिक, जबकि ये अशुद्ध होता है। शुद्ध जो होता है व्यावसायिक होता है। ये साथियों आपको ध्यान रखना है। ये जड़ है, जड़ से पकड़ के चलेंगे। जड़ को नष्ट करना है एक तरीके से, क्योंकि उसे मूल को समझ लेना है पूरी तरीके से। अगर समझ गए तो आने वाले हर एक हालत में हर सवाल होगा। आइए आगे देखते हैं। अब अगला कारण क्या है। अगला कारण है व्याकरणिक जानकारी का अभाव, यानी जानकारी व्याकरण की होती ही नहीं। हिंदी का पेपर देने चले जाते हैं मगर व्याकरण नहीं पढ़ते कभी, और वो भी सामान्य व्याकरण जिसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। जैसे व्याकरणिक जानकारी का अभाव क्या है कि पेपर देने जा रहे हैं, ना हमें जानकारी है किसकी, संधि की जानकारी ना होना। और क्या हो सकता है, समास की जानकारी ना होना। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपकी उपसर्ग की जानकारी ना होना। और क्या हो सकता है, और आपका होता है प्रत्यय की जानकारी ना होना। और क्या हो सकता है, कारक की जानकारी ना होना। और क्या हो सकता है, अनेकार्थी की जानकारी ना होना। और क्या होता है, समानार्थी की जानकारी ना होना। और क्या होता है, पर्यायवाची की जानकारी ना होना। पर्यायवाची की जानकारी ना होना। ये क्या है, इसकी जानकारी ही नहीं होती कि है क्या। अगर ये जानकारी हो जाए कि ये है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे कि यदि हम लिखते हैं उज्जवल, जबकि गलत है, होता है उज्जवल। दो बार आधा जाता है। ये इन्हीं कारणों से होता है। और जैसे एक शब्द होता है अनुग्रहित, अनुग्रहित लिखते हैं हम, जबकि वो अनुग्रहित होता है, जो अनुग्रहण से बनता है, जिसे हम स्वीकार लेते हैं। और हम लिखते व्यवहारिक हैं, व्यवहारिक, जबकि गलत होता है, वो जो होता है व्यावहारिक होता है, ये वाला। ये हमें, और हम और लिखते हैं, एक होता है अलंकारिक लिखते हैं, कि अलग अलंकारिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, जबकि गलत होता है, होता अलंकारिक है। ये आप ध्यान देना। ये सब व्याकरणिक जानकारी के अभाव की वजह से होता है। संधि की जानकारी ना होने से, समास की जानकारी ना होने से, उपसर्ग की जानकारी ना होने से,
प्रत्यय की जानकारी ना होने से, समास की जानकारी ना होने से, उपसर्ग की जानकारी ना होने से, कारक की जानकारी ना होने से, अनेकार्थी की जानकारी ना होने से, पर्यायवाची की जानकारी ना होने से, उसकी वजह से होता है। और आप जुड़ के तो देखिए, ये सारी जानकारियां चुटकों में दूर हो जाएंगी, चुटकियों में दूर हो जाएंगी। एक एक चीज को ऐसा समझा दूंगा, ऐसा ग्रहण करा दूंगा, ऐसा रटा दूंगा, ऐसे दिमाग में बैठा दूंगा कि आपसे अगर कोई सोते हुए भी पूछे कि समास है क्या, तो आप बता देंगे ये तो बहुब्रीहि है, ये तो द्विगु है, ये तो द्वंद्व है, ये तो कर्मधारय है, ये तो तत्पुरुष है, ये तो अव्ययीभाव समास है, बता देंगे आप। संधि के बारे में पूछा जाए तो आप बता देंगे ये तो दीर्घ संधि है, दीर्घ में भी गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, आप बता देंगे। ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, आप बता देंगे। उपसर्ग और प्रत्यय को बता देंगे। कारक में भी आप बता देंगे कि ये आपादान कारक है या और क्या कारक है। अनेकार्थी समानार्थी सब दूर समस्याएं हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। अगला है लिपि की अस्पष्टता। ये भी एक कारण है। लिपि तो है मगर अस्पष्ट है। मगर अस्पष्ट क्या है? जैसे कि आपका छा, और एक होता है जो छा, इस छा में अंतर ना होना, और एक होता है बा, इस बा में और इस बा में अंतर ना होना। एक होता है आपका सा, और एक होता है आपका सा में अंतर ना होना। ये जब अंतर नहीं हो पाता तो इससे भी अशुद्धियां होती हैं। जैसे कुछ शब्द हम लिख देते हैं क्षत्रिय, जबकि गलत है। होता क्या है? होता ये क्षत्रिय है। और क्या लिख देते हैं हम? जैसे और हाँ, एक बर लिख देते हैं बर, जबकि होता है बर। और क्या लिख देते हैं? जैसे हाँ, एक और समझ लो, एक छात्र होता लिख दे ये देते हैं, जबकि होता ये है। ये होता है लिपि की अस्पष्टता। इसकी भी बिल्कुल पूरा ऑपरेशन करेंगे, जड़ से समाप्त करेंगे समस्या, बिल्कुल जड़ से। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये भी एक कारण है। देखिए, क्षेत्रीय प्रयोग के आधार पर। अब क्षेत्रीय प्रयोग क्या है? जो भाषाएं, जो लिपियां क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, उन्हें क्षेत्रीय प्रयोग की भाषा कहते हैं। क्षेत्रीय प्रयोग की वर्तनी बन जाती हैं। वो मानक के हिसाब से एकदम से सटीक नहीं होती हैं, उनमें गलतियां हो जाती हैं। जैसे कहीं कहीं हम लिखते हैं स्नान, कहीं कहीं बोलते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र में बोलते हैं कि स्नान करने जा रहे हैं, जबकि होता स्नान है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि 11, 11 मतलब ये 11 को बोल देते हैं ऐसे, तो ये भी होता है। इस पे ध्यान देना। ये क्षेत्रीय प्रयोग की अशुद्धि है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका ब और व की अशुद्धियां, बहुत ही महत्वपूर्ण और हर बार कंपटीशन में आने वाली। इसको आपको गंभीरता से देख ही लेना है। ये क्या है, इसे देखना। व और व की अशुद्धियां मतलब ये पहचान ही नहीं हो पाती कि आखिर ये है क्या, इसमें अंतर क्या है, इसके बीच में दिक्कत क्या है, इसकी जड़ को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। ये जो बा है, एक बा ये है, इस बा की जिसका पेट चिरा होता है। अगर इस बा को जब भी बोलेंगे तो इसके उच्चारण में ओठ, जिन्हें होठ कहते हैं, वो जुड़ जाएंगे। मतलब होठ जो होंगे, अर्थात ओठ जो होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़, बोल के देख लेना बिल्कुल। और जुड़ जाएंगे। और अगर ये वाला वाह होगा जिसका पेट चिरा नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? ओठ, यानी इसके उच्चारण में होठ जो होंगे, उच्चारण में मतलब गोलाकार हो जाएंगे। होठों का आकार गोलाकार हो जाएगा बोलते समय।
गोलाकार, बिल्कुल गोल गोल हो जाएंगे और आपस में मिलेंगे नहीं, परंतु गोल हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। ये इसकी पहचान है। जबकि उसमें क्या है, जुड़ जाते हैं। ये विशेष अंतर है। इसी अंतर की वजह से वर्तनीय अशुद्धि होती हैं। अशुद्धियों से संबंधित हर कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि 2-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं और साथ ही दोस्त कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए गहराई से समझ जाइए और अच्छे से बैठ जाइए, और हिंदी की समस्या का समाधान करना ये मेरा काम है। आइए आगे देखते हैं। अब अगला है 6 और 6 संबंधी अशुद्धियां। अब इसमें भी अशुद्धियां हैं। अब वो अशुद्धियां क्या हैं, इन्हें भी गौर से देखिए। आप भी बहुत ही करते हैं, आज से करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। 6 जो होता है, ये ध्यान दे लीजिए। 6, ये वाला 6 है, ये है आपका स्वतंत्र व्यंजन। व्यंजन तो है मगर स्वतंत्र व्यंजन है। और ये वाला 6 जो अभी लिखा है आपको, क्षत्रिय वाला, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये आपका, मैंने आपको बताया था ये संयुक्त व्यंजन है। मैंने आपको बताया था ये सब संयुक्त व्यंजन है। पिछली वाली वीडियो में इसका अच्छे से ऑपरेशन किया था। अब क्या होता है, इसकी एक पहचान है। जो ये जो व्यंजन है दोनों, छ और छा, ये जो है हिंदी में भी प्रयोग होते हैं और तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी समीक्षा, समीक्षा आप लिखते हैं तो इसी छा का प्रयोग करेंगे। और आप और देख लीजिए, समीक्षा हो गया। हाँ, और परीक्षा में भी यही लिखा जाता है, और आपका दीक्षा में भी यही लिखा जाता है। और क्या हो सकता है, और आपका क्षत्रिय में तो आपको लिख के बताया ही था कि क्षत्रिय में भी यही लिखा जाता है। और आपका निरीक्षक में भी ये लिखा जाता है, निरीक्षक। और भी हो सकते हैं, जैसे अधीक्षक भी हो सकता है, हो क्या सकता है, ये हो। ये सारे शब्दों में छा कौन सा वाला लग रहा है आपको, ये देखिए इस वाले का यूज हो रहा है, इसलिए इसे गौर से समझिए। आइए आगे देखते हैं। णा और ना संबंधी अशुद्धियां। लो ये साहब, ये है एक महत्वपूर्ण बात। इसमें भी बहुत साथी गलती करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका तो एक बहुत ही सटीक तरीके से बता देता हूं। यदि किसी पद में, किसी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी शब्द में क्या हो, यदि री हो, ये वाला री, और आधा वाला, रे आधा वाला, और पेट चिरासा, ये हो, और उसके बाद में यदि ये हैं, इसके उपरांत ना हो, यदि इन ये अक्षर किसी पद में हो और इसके बाद में ना हो, तो क्या करना है, तो उसके स्थान पर ण हो जाएगा, ण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और चाहे बीच में कोई भी, बीच में चाहे बीच में, इसके बीच में, यानी से रे से के बाद में और न के पहले, बीच में, चाहे आपके चा हो, चाहे आपका ब हो, चाहे आपका है हो, चाहे आपका के वर्ग का, के वर्ग का, सॉरी, के वर्ग, के वर्ग हो, और के वर्ग के बाद में चाहे आपका पे वर्ग हो, मंगे से ऐसे के बाद में ना हो और ये कंडीशन पूरी करती हो तो नैकाड़ हो जाएगा। अब इसका कोई उदाहरण भी समझ सकते हो, जैसे कि है आपका क्रेषण, क्रेषण है, री है, ये वाली साथियों री है, री की मात्रा है। री के बाद में क्या आया, सा आया, तो ना नहीं बनेगा, ये ण बनेगा। और देख लिए, और आपका भूषण,
ये भूषण, श आया, इसलिए भूषण नहीं लिखा जाएगा, भूषण लिखा जाएगा। ये वाला नहीं लिख सकते, ये इसका नियम है। जैसे सिरवण, सिरवण है, इसे सिरवण नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि श्रेय के बाद में क्या हो रहा है आपका, बीच में बा है। मैंने कहा चाहे बीच में बा हो चाहो हाओ, मगर से के बाद में ड़ है, ये वाला आएगा तो ये सिरवणी लिखा जाएगा, ना नहीं लिखा जाएगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका विष्णु हो सकता है, और जैसे कि उष्ण हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकते हैं। यदि यदि इनसे कोई भिन्न वर्ग आए तो ड़ का ना हो जाएगा भिन्न। अब भिन्न क्या होगा, जैसे कि मान लो आपका रचना है, तो रचना है तो ना ही होगा, प्रार्थना है आपका, इनसे भिन्न है तो प्रार्थना हो जाएगा। मूड छलना है जैसे आपका, तो ना ही बनेगा आपका। जैसे अर्चना है, अरे ना जाने कितने शब्द हो सकते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में अंतर देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अगला है से और से, शब्द संबंधी अशुद्धियां। अब इनसे संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं। अब इनसे संबंधी अशुद्धियां ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आती हैं, आज तक सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। तो ये क्या है, से व्यंजन के प्रयोग केवल संस्कृत में आते हैं ज्यादातर। ये कौन से व्यंजन मैं कर रहा हूं आपसे, इस वाले से के व्यंजन, ये वाले जो हैं ये पेट चिरस है, इसके व्यंजन अधिकतर ये पहचान कर लो कि संस्कृत के जो शब्द होंगे अर्थात तत्सम शब्दों में आएंगे। दूसरे रूप में ये रख लो कि तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होगा। कहीं पर अगर ये पेट चिरासा वाला शब्द लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि ये तत्सम है, तद्भव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्या है, तो आप खट निशान लगाएंगे, ये तत्सम है। क्यों? क्योंकि पेट चिरासा जिसमें आ गया। अच्छा उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपका कृषक हो सकता है, और जैसे आपका भाषा हो सकता है, और संतोष है जैसे आपका, और मूसक है, ये वाला, संस्कृत में चूहे को मूसक कहते हैं। पुरुष है जैसे, ये देखो। और क्या हो सकता है, भाषा तो लिख ही दिया आपका। और एक एक होता है पीयूष, ये वाला। तो देखिए, ये जितने भी हैं सब में आया क्या, से। तो ये समझ लो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो समझ लीजिए क्या हो गया, ये आपके तत्सम शब्द हैं। इसलिए आप उन्हें ध्यान से गौर से बिल्कुल देख लेना है आपको, उसमें कहीं भी आपकी कोई गलती जाने अनजाने में हो नहीं जाए। अब देखियो साथियों, अब आगे इसको किस तरीके से समझते हैं। अब आपको समझते हैं जहां सा और सा, मतलब एक तो आ जाए आपका ये वाला सा जिसे बड़ा सा कहते हैं, और एक होता है आपका ये वाला सा जिसे हम छोटा सा कहते हैं। ये एक साथ आ जाए, बिल्कुल एक साथ, तो कैसे लिखेंगे, जो वर्तनी में बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती हैं उसको आपको लिखना है। जैसे शासक, से और से एक साथ आए तो आपको केवल इसी वाले सा का प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको बताया शासक है, जैसे आपको मैंने बताया शासन, शासन लिखा जाएगा। जैसे और भी हो सकता है, प्रशंसा हो सकती है, प्रशंसा। ये इसी तरीके के शब्द हैं कि या सा और सा एक साथ आए तो उनमें से आपको इसी वाले सा का प्रयोग करना है, इसी वाले सा का प्रयोग करना है। आइए, हाँ और देखते हैं इसी में क्या हो सकता है। हाँ, यदि आपके सा मतलब एक होता है आपका, और जैसे कि आपका हो सकता है ये वाला सा आ जाए, और आपका ये वाला सा आ जाए, पेट चिरा सा वाले सा है, तो किसी शब्द में ये दोनों हों तो कौन सा लिखा जाएगा,
तो भी आपका यही लिखा जाएगा। क्यों? जैसे कि आपका शोषण हो, शोषण है तो देखो यही आया। जैसे आपका विशेष है तब भी यही आया। इस पे भी आप ध्यान देंगे। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि यदि संस्कृत शब्दों में चा और छा के पहले सा हो, यानी चा और छा के पहले क्या हो? स हो। और कौन सा वाला स हो? ये वाला स हो। तो क्या होगा? मतलब जैसे आपका वही लिख देता हूं, निश्चल है। तो अब आपको ये निश्चल हो गया ये शब्द, क्योंकि छ और छ के पहले से होगा तो आपका आदा सा बन जाएगा, ये वाला सा। जैसे निश्चल है, निश्चल है, निश्चल, ये वाला निश्चल। इस तरीके से इसका प्रयोग करने हैं। इन वाले साव की आपको पहचान करनी है। आइए आगे देखते हैं। स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियां, मतलब स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां क्या हो सकती हैं? जो स्वर भी होंगे और आपकी मात्रा भी होगी। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे जैसे आपको उदाहरण बताएं, जैसे कि हम लिख देते हैं, गलती में लिखते हैं प्रमाणिक, ये लिखते हैं, ये स्वर की संबंधी है। अब क्या है, लिखा क्या जाता है? सही क्या है? प्रामाणिक, ये शुद्ध है। हमने वर्तनी संबंधित गलती हो गई, छोटी आ की यहाँ नहीं लगाई, ये लगानी थी, ये लगा दी। और क्या होता है? जैसे हम ये लिखते हैं विरज, गलत है, जबकि हमारा क्या होगा? विरज हो। ये री है, वर्तनी संबंधी है और स्वर संबंधी है। और क्या हो सकता है? हम गृहीत लिखते हैं और जबकि हमारा होता क्या है? गृहीत होता है। ये इस तरीके की अशुद्धियां हैं। बहुत सारे हैं, जैसे अनुदित लिखते हैं, गलत लिखते हैं हम। यह अनुदित होता ही नहीं है उच्चारण में, होता बड़े ऊ से है, ये स्वर संबंधित है। तो इस तरीके की ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक और आता है, ये सब आए हुए बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जो हर कंपटीशन में आपके आए हैं, कि कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें आया हो भगीरथी को भागीरथी लिखा जाता है, मगर हम जल्दी जल्दी में भगीरथी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ही गलत गलत बैठा हुआ है। जब गलत है तो हम सही की पहचान नहीं कर सकते। आइए आगे देखते हैं। आगे है संधि संबंधी अशुद्धियां। संधि है और उसकी अशुद्धियां। अब वो है कौन सी? मतलब साधारण संधि समझनी है। जैसे वैसे तो संधि कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ जो आपकी स्वर संधि है उसमें दीर्घ भी संधि होती है, आयादी संधि होती है, यड़ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, गुण संधि होती है। ये सब संधियां हैं और दीर्घ हैं। मगर गलतियां कहाँ हैं? गलतियां हैं, कोई लिखवाता है हमसे, यह कंपटीशन में आता है परिच्छेद, तो हम लिख देते हैं, परंतु गलत है। परिच्छेद होता है ये, बीच में आधा चा बनता है। और जैसे एक उदाहरण और है, हम तरुछा लिखने आता है, कंपटीशन में कई आया है, छात्र मुझसे बार बार पूछते हैं, बहुत बार प्रश्न पत्र दिखाए हैं, मैंने बहुत अशुद्धियां निकाली हैं। ये होता है, ये लिखा जाता है। और भी हो सकते हैं, जैसे मनोकष्ट लिख देते हैं साथी, मनोकष्ट। अरे भाई, विसर्ग संधि संबंधी अशुद्धियां है, आपको मन लिखना है और उसके बाद में कष्ट लिख देना है। संधि पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज को गहराई से बता दूंगा। अब स्वयंवर आता है लिखने, ऐसे करके वो सॉरी स्वयंवर आता है तो स्वयंवर लिख देते हैं, कि स्वयं लिखते हैं और फिर बल लिखते हैं।
ये वाला स्वयं, जबकि वो गलत हो जाता है। स्वयंवर इस तरीके से शुद्ध होता है, मगर लिख कैसे देते हैं? लिख देते हैं ऐसे, स्वयंवर, या लिख देते हैं स्वयंवर, ये वाला, ये गलत लिख देते हैं, जबकि ये सही होता है। ये गलतियां करते हैं। जगतनाथ, कई बार आता है जगन्नाथ लिखना, तो लिख देते हैं इस तरीके से कि जगत नाथ, जबकि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, लिखा जाता है आपका जगन्नाथ। कई बार बताया, ये है आपका। आइए आगे देखते हैं। आगे है समास संबंधी अशुद्धियां। समास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार आता है। समास आएगा तो ऐसे करा दूंगा, चुटकियों में समास कर देंगे। मगर अब तो एक केवल आप वर्तनी देख लें, वर्तनी के दृष्टिकोण से पढ़ लें। केवल समास है, वैसे तो समास नहीं पढ़ा रहे हैं। समास जो है, जैसे कि आपका कई समास होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। और आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और कौन सा समास होता है आपका? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। और आपका कौन सा समास होता है? और एक द्विगु समास होता है। और साथियों कौन से समास होते हैं? एक समास और बच रहा है, शायद कर्मधारय है। शायद क्या है ये? कर्मधारय समास है। अब यह समास तो मैंने एकदम से लिख दिए, मगर इसे लिखने का कारण ये नहीं है, मगर अशुद्धियां कहाँ होती हैं। अब जैसे कि आप लीजिए कि लिख देते हैं महाओषधि, महाओषधि लिखवाया जाता है, तो ये महाओषधि, ये गलत है, क्योंकि लिखा जो जाएगा वो महोषधि लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है महान है जो औषधि, महान है जो औषधि, उसे कहेंगे महोषधि। और यह है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए, ये हुई समाज संबंधी अशुद्धि। और एक आता है जिसमें कि हम लिखना आता है नवग्रह, तो लिख देते हैं ये गलत होता है, जबकि सही जो होता है वो कौन सा होता है? ये होता है नवग्रह। इसका मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह, मतलब 9 आपके ग्रहों, ग्रह 9 ही होते हैं, अब तो 8 हो गए समूह, ये है। अगर हम ग्रह लिख देंगे तो इस ग्रह का माने क्या है? ग्रह है, और इस ग्रह का माने घर है। तो 9 घर का समूह नहीं, 9 ग्रहों का समूह। और ये कौन सा समास है आपका? ये द्विगु समास है आपका, द्विगु समास है। इसी तरीके से जैसे बीड़ा पाड़ी होता है, ये बीड़ा पाड़ी, इसका मतलब होता है बीड़ा है जिसके हाथ में, उसे कहते हैं सरस्वती। पाड़ी के माने होता है हाथ, तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को उसे कहते हैं जिसका ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में ना तो बीड़ा प्रधान है, ना हाथ प्रधान है, बल्कि सरस्वती प्रधान है। ये है आपकी समास संबंधी अशुद्धियां। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका उपसर्ग, उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। अब उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां आपकी कौन कौन सी हैं, इसे आपको गौर से देखना है। इससे भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे हम लिख देते हैं ज्ञानमान, गलत है, जबकि होता है ज्ञानवान। ज्ञानवान होता है, मान कोई भी प्रत्यय नहीं है, बान प्रत्यय है, इसलिए ये अशुद्धियां होती हैं। हम लिख देते हैं कभी कभी अवतार, गलत होता है, जबकि होता है अवतार। क्यों?
ये तो इसमें तो प्रत्यय, इसमें उपसर्ग है। कोई भी उपसर्ग ओ नहीं होता है, उपसर्ग जो होता है वो अब होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और क्या हो सकता है, जैसे हम अ, और जैसे प्रफुल्लित, प्रफुल्लित है जैसे, जबकि सही शब्द जो होता है वो प्रफुल्ल होता है। क्यों? क्योंकि पिर उपसर्ग है, पिर इसमें भी है, मगर फुल्लित इत भी लग रहा है, ये गलत है। ये आपका सही है। और जैसे आपका अ, घुमक्कड़, एक होता है घुमक्कड़, तो इसमें क्या, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। तो बहुत से इसे जो है घूम बड़े उसे कर देते हैं, ये घुमक्कड़, ये गलत है। इसलिए आपकी इस तरीके से इन्हें लिखा जाएगा। आइए साथियों, यदि ये मैंने बहुत तल्लीनता से बता दिया है आपको, हर वीडियो अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, संविधान की वीडियो डाल रखी है, बड़ी गहराई से बताया है। जिन साथियों ने संविधान की वीडियो नहीं देखी है उन्हें देख लीजिए। जिन्होंने इतिहास की नहीं देखी है, इतिहास बड़े जड़ से बता रहा हूँ, बड़े मूल में जाके बता रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से बता रहा हूँ। इसी तरीके से करंट बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ। जिन साथियों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, एक एक वीडियो देख जाइए, उनके नोट्स बना लीजिए। 2-3 महीने में भर्तियों का मेला आने वाला है, और ये समझ लीजिए कि आपको ये समझने में परेशानी होगी, ये नौकरी की तैयारी करूं, ये नौकरी की तैयारी करूं, ये नौकरी की तैयारी करूं। इसलिए साथियों, एक सब की नौकरी की तैयारी एक ही है। हिंदी सब में आएगी तो सब में आएगी, बड़माला सब में आएगी तो बड़माला रट लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। आज मैंने बर्तनी बताई है, अगर आप इस तरीके से बर्तनी को सीखते हैं, इस तरीके से स्पेलिंग को सीखते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने वाली नहीं है। मैंने आपको इसमें बताया आज शुरू से कि बर्तनी क्या है। मैंने बर्तनी की स्पेलिंग बताई आपको, कि किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी बड़माला के जिस रूप में लिखा जाता है उसे हम बर्तनी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया बर्तनी की अशुद्धि के कारण क्या है, तो आपको मैंने बताया उच्चारण उच्चारण की अशुद्धता, उसमें मैंने आपको कई उदाहरण बताए। फिर मैंने आपको बताया था व्याकरण, जो व्याकरण जानकारी का अभाव होता है, व्याकरण की जानकारी का अभाव, ये भी मैंने एक कारण आपको बताया। उसके बाद में लिपि की अस्पष्टता बताई। फिर मैंने क्षेत्रीय प्रयोग के आधार पर बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया ब और बै की क्या शुद्धियां हैं। उसके बाद में मैंने बताया ण और न की क्या शुद्धियां हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया छ और छ की क्या शुद्धियां हैं। उसके बाद में मैंने बताया स, पेट चिरासा, छोटा सा, इसकी क्या अशुद्धियां हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि स्वर संबंधी अशुद्धियां क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया संधि संबंधी अशुद्धियां क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपके कारक वो होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां क्या हैं, जो इस समय मैंने आपको बताया। जैसे ज्ञानमान है और आपका अवतार है। ज्ञानमान नहीं होता, ज्ञानवान होता है। अवतार नहीं होता, अवतार होता है। प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्ल होता है। घुमक्कड़ नहीं होता, घुम अक्कड़ प्रत्यय लगा होता है। ये मैंने इस तरीके से आपको आज की क्लास बताई, जो मैंने आपको पहले वाली क्लास में कल वाली चीज रिपीट करा दी, आज की क्लास में मैंने आज की चीज रिपीट करा दी। इसलिए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आ रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। जहां कहीं गलती सुधारने की जरूरत होगी, साथियों, संपूर्ण कोई नहीं है। यदि मेरे अंदर गलती है तो आप मुझे बताइए, याद दिलाइए, या आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये चीज बताइए। मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ, हिंदी की एक एक टॉपिक को गंभीरता से धारण करा दूंगा, आपको गंभीरता से ग्रहण करा दूंगा। इसे आप गंभीर पूर्वक समझिए। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।